यह वही कहानी है जिसकी भनक तक पाकिस्तान को नहीं लगी। जब अफसरों ने रिपोर्ट खोली, पहला वाक्य पढ़कर सब सन्न रह गए। भारत लगभग अपनी हवाई बढ़त खोने वाला था। यह कोई काल्पनिक बात नहीं थी, बल्कि हकीकत थी। अगर भारतीय वैज्ञानिकों और वायुसेना के इंजीनियरों ने वक्त रहते वह छिपी हुई कमी ढूंढकर उसे ठीक न किया होता, तो आज हमारा सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सू-30 MKI सिर्फ नाम का भारी भरकम युद्ध पक्षी रह जाता, पर उसकी असली ताकत अधूरी रह जाती। सोचिए, वही सू-30 MKI जो पाकिस्तान के हर F-16 को मात देता है, उसके भीतर ऐसी तकनीकी दरार छिपी थी जो भारत को बड़े युद्ध में कमजोर कर सकती थी। और मजे की बात यह कि पाकिस्तान को इसकी खबर तक नहीं थे। यही कहानी आज आप सुनने जा रहे हैं। एक ऐसा राज जो हिंदुस्तान की तकनीकी स्वायत्तता का प्रतीक बन गया। कुछ साल पहले बालाकोट हमले के बाद जब भारतीय वायुसेना ने संबल मजबूत किया, तो एक बहस चल रही थी, क्या हमारा सबसे शक्तिशाली विमान लंबी दूरी के युद्ध के लिए वास्तव में पर्याप्त है। सू-30 के इंजन तो शक्तिशाली थे, ढांचा मजबूत, पायलट श्रेष्ठ, लेकिन उसका रडार और हथियार नियंत्रण सॉफ्टवेयर पिछली पीढ़ी का था। वह नई पीढ़ी की मिसाइलों की भाषा समझ ही न सकता था। कल्पना करिए, मानो आपके पास बेहतरीन फोन हो, मगर उसका पुराना सिस्टम नए एप्लीकेशन न चलने दे। बस वैसी ही समस्या थी भारत के सामने। विमान उड़ तो सकता था, लड़ भी सकता था, मगर यदि उसे ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक मिसाइल लगानी हो तो पूरा ढांचा बदलना पड़ता। रूस के विशेषज्ञों ने तो साफ कहा था, इतनी भारी मिसाइल लगाना असंभव है। लेकिन भारत का नजरिया कुछ और था। DRDO और एयरफोर्स ने मिलकर यह कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम था ब्रह्मोस वायु एकीकरण परियोजना। यह थी वो कमी जिसे खामोशी से सुधारा गया और जिसकी भनक पाकिस्तान को तक न लगी। इस परियोजना के अंतर्गत नासिक के HAL प्लांट में विमान का ढांचा फिर से मजबूत किया गया। बाएं पनखुड़ी के नीचे वह स्थान तैयार किया गया जहां 2.5 टन भारी ब्रह्मोस मिसाइल लटक सके। अब सोचिए, 2.5 टन मतलब दिल्ली की एक छोटी मिनी बस के बराबर वजन। इतना भार सहने के लिए धातु ढांचे, बोल्ट, पायलन, सबको नया रूप देना पड़ा। लेकिन इससे भी कठिन था विमान के दिमागत को बदलना। संपूर्ण रडार सिस्टम और मिशन संगणक का सॉफ्टवेयर शुरू से लिखा गया ताकि वो मिसाइल से सीधे बात कर सके। इसके लिए भारतीय इंजीनियरों ने रूसी कोड को रिवर्स इंजीनियर किया। कह सकते हैं कि यह तकनीकी गुरूर को 7001 की प्रेसॉर को क्राइब किया है। फीथ अभियान था जिसकी जानकारी यहां तक कि रूसी मूल निर्माता को भी न थी। अब जब सब तैयार हुआ तो इस संयोजन की क्षमता अद्भुत थी। ब्रह्मोस मिसाइल की दूरी 350 किलोमीटर, दिल्ली से लाहौर तक। गति ध्वनि से 3 गुना अर्थात माच 2.8। वारहेड इतना शक्तिशाली कि 150 मीटर के घेरे में किसी भी जहाज या बंकर को मिटा सकता है। अब कल्पना करो जब यह युद्ध स्थिति में कैसे काम करता है। पहले विमान का रडार 300 किलोमीटर दूर लक्ष्य पकड़ता है, फिर उसके मिशन संगणक पलक झपकते हजारों गणनाएं कर भर में सर्वोत्तम पथ तय करता है। पायलट आदेश देता है, विमान थोड़ा ऊंचाई लेता है और मिसाइल विखंडित होकर तेजी से बाहर निकलती है। कुछ सेकंड में वह 3 गुना ध्वनि की गति से लक्ष्य की ओर दौड़ पड़ती है। पानी की सतह से केवल 15 मीटर ऊपर उड़ते हुए वो रडार से बचकर ठीक निशाने पर लगती है। जहां टकराती है वहां शत्रु का जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है। 22 नवंबर 2017 को बंगाल की खाड़ी में पहला परीक्षण हुआ। नतीजा सटीक लगाव, 100% सफलता। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की, यह विश्व का पहला अभियांत्रिक उदाहरण है जहां इतनी भारी अतिध्वनिक मिसाइल किसी मुख्य लड़ाकू विमान से जोड़ी गई। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं लिख रही थीं, जो देश अन्य केवल कल्पना कर सके, भारत ने उसे वास्तव में कर दिखाया। पाकिस्तान में सन्नाटा था। उसे समझ में न आया कि खेल अब बदल चुका है। इस उपलब्धि के बाद भारत ने पहली बार एक ऐसा संयोजन बना लिया जो किसी भी प्रतिद्वंदी देश के पास नहीं था। अब हिंदुस्तान बिना सीमा लांघे 350 किलोमीटर दूर बैठे लक्ष्य को विनष्ट कर सकता था। यह किसी दुश्मन के लिए भयावह स्वप्न से कम न था। आर्थिक रूप से भी यह लाभदायक साबित हुआ। न तो नए विमान खरीदने पड़े, न विदेशी आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ा। लगभग 6000 करोड़ रुपयों में 20 विमानों को अपग्रेड किया गया, जबकि इन्हीं पैसों में 3 पनडुब्बियां भी तैयार हो सकती थीं।
पूरा व्यय स्वदेशी उद्योग पर हुआ। अब वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश भी भारत की इस तकनीक में रुचि ले रहे हैं। रणनीतिक दृष्टि से देखो तो यह संपूर्ण स्वायत्तता की शुरुआत थी। न रूस की तकनीकी अनुमति, न किसी और देश की नकल। हर कोड, हर लाइन अब भारतीय है। यही है वास्तविक आजादी का भाव। इसका भू राजनीतिक असर भी गहरा था। जब पाकिस्तान को पता चला कि भारत अब बिना सीमा पार किए उसके सैन्य अड्डों तक सटीक प्रहार कर सकता है, तो वह अपने पूरे रक्षा नक्शे को बदलने पर मजबूर हुआ। चीन तक ने सावधानी स्वरूप अपने दूरदराज अड्डों पर नए रक्षा तंत्र तैनात किए। यानी एक प्रौद्योगिकी ने पूरा क्षेत्रीय संतुलन बदल दिया। अब भविष्य की तरफ देखो। अगला संस्करण ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रहा है, जिसकी गति 5 गुना ध्वनि तक पहुंचेगी और दूरी 500 किलोमीटर तक होगी। वायुसेना ने 2030 तक 50 विमानों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ स्वदेशी उत्तम रडार भी लगाया जाएगा, जिससे हर कमजोरी समाप्त हो जाएगी। एक समय था जब हम रूस पर निर्भर थे, अब वही विमान भारतीय आत्मा से संचालित है। यह है हार्डवेयर रूसी पर आत्मा भारतीय। यह वही पल है जब पीछे मुड़कर देखने पर एहसास होता है कि कभी जो कमी हमारी सबसे बड़ी चिंता थी, वही आज हमारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। वो छोटी सी तकनीकी खामी जिसने कभी हमारे वैज्ञानिकों को रातों रात जागने पर मजबूर किया था, उसने हमें आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबक सिखाया। यह कहानी सिर्फ सू-30 की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो हर सीमा को पार करने की हिम्मत रखता है। आज भले ही दुनिया के कई देश अपने हथियारों की नुमाइश करते हों, हमने अपने सबसे घातक हथियार को दिखाया बिना भी दुनिया को अपना संदेश पहुंचा दिया है कि भारत अब किसी के पीछे नहीं। यह हथियार सिर्फ इस्पात या बारूद से नहीं बना, यह बना है देशभक्ति, मेहनत और विज्ञान पर अटूट विश्वास से। अब जब कोई युवा वैज्ञानिक रात भर प्रयोगशाला में काम करता है, तो वो जानता है कि उसका हर सूत्र, हर पेंच, हर कोड देश की सुरक्षा में जुड़ा है। DRDO के लड़के लड़कियां, हाल के इंजीनियर, IAF के पायलट, सब मिलकर इस नए भारत की रीढ़ बन चुके हैं। और जब दुनिया हमसे पूछेगी तुम्हारे हथियार कहाँ बनते हैं, तो हम गर्व से कहेंगे यहाँ, यही हमारे भारत में। तो अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि साल 2035 तक भारत पूरी तरह स्वदेशी लड़ाकू विमान निर्माता देश बन जाएगा? क्या हम राफेल के बदले अपना तेजस, अपना AMCA दुनिया को बेचते देख पाएंगे? अपना उत्तर टिप्पणी में लिखिए और देखिए आने वाले वीडियो में किसका नाम सबसे ऊपर आता है। जो भारत पर विश्वास रखते हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि यही हर देशभक्त की आवाज़ है। जय हिंद।